हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है भारत में यूरोपियंस का आगमन। कैसे भारत में जो है यूरोपियंस का आगमन होता है, ठीक है, कौन कौन से यूरोपियंस जो है अपने भारत में आते हैं, किस रास्ते से वो आते थे और कैसे जो है उन्होंने जो है भारत में आने के जो रास्तों की खोज की। तो इस प्रकार हम सारा इस क्लास में कवर करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने जो है पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था कि जो सबसे पहले जो भारत में जो यूरोपियंस आते हैं वो पुर्तगाली आते हैं, ठीक है। पुर्तगालियों के बाद में फिर आपके डचीज़ आते हैं, डचीज़ के बाद में अंग्रेज़ आते हैं, ठीक है। और अंग्रेज़ों के बाद में बच्चों कौन आते हैं, आपके डेनिस, डेनिस के बाद में आते हैं आपके फ्रांसीसी। तो ये जो है सारे यूरोपियंस थे, ये सारे जो है हमारे भारत में जो है व्यापार करने के लिए आए थे। तो पुर्तगाली है 1400 जो है बच्चों सबसे पहले 98 ईस्वी में जो पुर्तगाली आते हैं। डचीज़ फिर आते हैं 1500 जो है 96 ईस्वी में, और 1599 ईस्वी में अंग्रेज़, और 1616 ईस्वी में बच्चों आते हैं डेनिस, और 1664 ईस्वी में आपके ये आते हैं फ्रांसीसी। ये सारे जो है पुर्तगाली होते हैं। ये हमारे भारत में व्यापार करने की वजह से जो कुछ जो है स्पाइसी जो मसाले हैं उनके लिए जो है ये भारत आया करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अब हम देख लेते हैं, लेकिन जो पुर्तगाली जो ये आपके आए थे, ये सारे पुर्तगाली डेनिस, इनसे पहले भी जो है प्राचीन काल की अगर हम बात करें, प्राचीन काल की एसेंट पीरियड में, तो प्राचीन काल से ही भारत और यूरोपियंस के बीच में व्यापार चल रहा था। और इनमें सबसे पहले यूरोपियन जो थे वो ग्रीक थे, जिसको हम यूनानी कह सकते हैं, जो भारत के साथ लगातार व्यापार कर रहे थे। तो बच्चों, जो यूनानी है, ग्रीक्स है, वो भारत के साथ जो है लगातार व्यापार कर रहे थे प्राचीन काल से ही। तो ये जो है पहले आपके ग्रीक्स होते हैं, यूनानी होते हैं। तो भारत पर अगर हम आक्रमण की बात करें, तो भारत पर सबसे पहला अगर विदेशी आक्रमण की बात करें, तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण पर्शियंस ने किया था, ईरानियों ने किया था, ठीक है। तो पहला जो है विदेशी आक्रमण भारत पर होता है पर्शियंस, ईरानियों के द्वारा। लेकिन दूसरा विदेशी आक्रमण जो है प्राचीन काल में धनानंद के शासनकाल में यूनानियों के द्वारा होता है, ठीक है। तो पहला ईरानियों के द्वारा, पर्शियंस के द्वारा, और दूसरा विदेशी आक्रमण होता है यूनानियों के द्वारा, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में होता है, उस टाइम धनानंद होते हैं, नंद वंश के जो अंतिम शासक धनानंद, और फिर इसका अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो दूसरा जो है विदेशी आक्रमण जो है यूनानी करते हैं हमारे भारत पर। पहला विदेशी आक्रमण जो है ईरानी वाले करते हैं, पर्शिया वाले करते हैं, पर्शियंस करते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम जो है पहला मुस्लिम जो है सफल आक्रमण की बात करें, तो मोहम्मद बिन कासिम जो है हमने पढ़ा था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम जो है पहला जो अरेबियंस था जिन्होंने जो है सफल अटैक किया था हमारे भारत के ऊपर। तो ये अरेबियंस था, अरबी लोगों ने सबसे जो है ये मुस्लिम जो होते थे, सबसे पहले मुस्लिम जो है आक्रमण था जो हमारे भारत पे हुआ था, ठीक है। विदेशी आक्रमण की बात करें तो पर्शियंस, ईरानियों ने, और दूसरा जो विदेशी आक्रमण किया था यूनानियों ने। तो बच्चों, यूनानी जो है जो सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था, तो कौन सा यूनानी सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए आया था? सिकंदरमान होते थे, जिसको कहते थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है यूनानी, इन्होंने ही भारत पर जो है आक्रमण किया, ठीक है, ये यूनानी। तो भारत में प्रवेश करने के जो है उस टाइम जो प्राचीन काल में दो रास्ते हुए करते थे। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक हमारे देश में दो परंपरागत मार्ग हुआ करते थे, ठीक है। तो कौन सा थे? एक तो जो है हमारा परंपरागत थल मार्ग, जिसको रोडवे कहेंगे, और एक हमारा समुद्री मार्ग होता था, ठीक है, सी रूट। परंपरागत थल जो मार्ग है ये बाल्कन प्रदेशों से होकर आया करता था हमारा, और ये सेंट्रल एशियन जो है कंट्रीज़ जो है, ये बाल्कन प्रदेश सेंट्रल एशियन कुछ कंट्री थे, यहाँ से जो है होकर हमारा रास्ता जो है आता था भारत में, ठीक है, आने का। तो कैसे जो है जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री है ये तुर्की होकर, तुर्की से लेकर पर्शियंस, फारस, ठीक है। तो तुर्की से पर्शियंस में पर्शिया आया जाता था, फिर ईरान से इराक, इराक से अफगानिस्तान होते हुए फिर हिंदुस्तान में जो है प्रवेश किया जाता था। ये हमारा थल मार्ग था। और बच्चों, थल मार्ग जो है हमारे भारत में जो मुख्य रूप से जो है चार ये दर्रे हुआ करते थे, खैबर दर्रा, कुर्रम दर्रा, बोलन दर्रा और गोमल दर्रा। तो इन दर्रों से प्रवेश किया जाता था हमारे भारत में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो रोड के द्वारा जो है तुर्की हो गया, पर्शियन जिसको फारस बोलते हैं, तुर्की, फारस, फिर ईरान, इराक और अफगानिस्तान से होते हुए हमारे हिंदुस्तान में प्रवेश किया जाता था इन दर्रों के माध्यम से, ठीक है। तो ये रोडवे था, हमारा थल मार्ग था। लेकिन अगर हम जो है सी रूट, समुद्री जो है मार्ग की अगर हम बात करें, तो समुद्री जो मार्ग है जो इसमें मेडिटेरियन सी से होते हुए ब्लैक सी आते थे, रेड सी से फिर गल्फ ऑफ पर्शिया, फारस की खाड़ी, और फिर अरेबियन सी, और अरेबियन सी से होते हुए हमारे भारत में प्रवेश किया जाता था समुद्री मार्ग के द्वारा। तो ये जो है सी रूट होता था, समुद्री मार्ग जो है ऐसे जो है प्रवेश करते थे यूरोपियंस हमारे भारत में, ठीक है बच्चों। तो प्राचीन काल से ही यूरोपियंस मसालों के लिए जो है पूरी तरह से हमारे भारत और भारत जैसे कुछ अन्य देश हुआ करते थे, जिन पर ये मसालों के लिए जो है पूरी तरीके से हम पे निर्भर थे। और सब कुछ बच्चों 15वीं शताब्दी तक ठीक चल रहा था, ठीक है। और 15वीं जो है शताब्दी में यूरोप से लेकर भारत आने के लिए दो मार्ग जो होते थे वो क्या होते हैं, फिर बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो बंद हो जाते हैं, तो फिर
भारत में आ नहीं पाते थे। तो 15वीं जो है सेंचुरी में, 15वीं जो शताब्दी की बात करें तो उस्मानिया साम्राज्य के जो सुल्तान होते थे, ठीक है, उसी के द्वारा पूरा का पूरा मार्ग जो था यूरोपियंस का भारत आने का, वो सारा लिंक तोड़ दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है रास्ता, ठीक है, जो दो मार्ग होते थे थल और जल वाले, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों 1453 ईस्वी में जो है एक स्थान होता था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया जो है पर उस्मानिया जो साम्राज्य द्वारा अधिकार कर लिया गया था, और जहाँ से होकर फारस की खाड़ी भारत जो है में प्रवेश किया जाता था। तो यूरोप और भारत आने का जो ये रास्ता पूरी तरीके से जो है क्या हो चुका था, नष्ट हो चुका था, बंद हो चुका था 1453 ईस्वी 15वीं शताब्दी में। यूरोपियंस जो है मुख्य तौर पर जो है स्पाइसी जो मसाले होते हैं उन पर ही जो है उनके लिए जो है भारत पर ही केवल ये निर्भर रहा करते थे, क्योंकि हमारे भारत में स्पाइसेस मसाले ज़्यादा होते थे। तो जो यूरोप जो है कि जितने भी देश होते थे तो हमारे भारत में आते थे वो स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए। तो 15वीं शताब्दी में यूरोप में जो है फिर जहाज़ निर्माण का भी विकास शुरू हो गया था, ठीक है। तो जहाज निर्माण का विकास शुरू हो गया था 15वीं शताब्दी में। तो फिर क्या हुआ कि अब यूरोपियंस ने भारत जाने का नवीन मार्ग जो है खोज करनी इन्होंने शुरू की। तो यूरोप वालों ने जो है नया रास्ता जो है कैसे जो हम निकालें बाहर जाने के लिए खोजना शुरू किया सभी ने। तो इसी में जो है सबसे पहले शुरुआत करने जो वाला व्यक्ति होता है हेनरी द नेविगेटर। तो इन्होंने सबसे पहले जो है यूरोपियंस जो ये पुर्तगाली शासक हुआ करता था हेनरी द नेविगेटर, इन्होंने सबसे पहले जो है शुरुआत की, ठीक है, मतलब ये रास्ता खोजने की भारत आने के लिए। लेकिन 1400 जो है 87 ईस्वी में जो है बच्चों एक इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा सबसे पहले अफ्रीकी महाद्वीप जो होता है, ठीक है, उसको खोजा गया, जिसे जो है केप ऑफ गुड होप आसा अंतरीप कहा जाता है। तो आसा अंतरीप जो है गुड ऑफ कैप ऑफ गुड ऑफ मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, ठीक है। तो मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका, सबसे जो दक्षिणतम जो बिंदु है अफ्रीका का, वो बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा खोजा गया था 1487 ईस्वी में, जिसको क्या कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप आसा अंतरीप कहा जाता है। तो ये 15वीं शताब्दी में खोजा गया था बार्थोलोम्यू डियास के द्वारा, ठीक है। तो अफ्रीका जो का सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु खोजा गया, जिसे क्या कहा जाता है कैप ऑफ गुड होप आसा अंतरीप कहा जाता है। उसी टाइम पीरियड में बच्चों स्पेन की राजधानी जो है होती थी मैड्रिड, और यहाँ से जो है 15वीं शताब्दी में 1494 ईस्वी में एक और नाविक होते हैं, ठीक है, जिसका नाम है कोलंबस, और भारत की खोज करने के लिए निकला था, लेकिन इन्होंने खोज कर दी अमेरिका की, ठीक है। तो स्पेन से जो है थे ये कोलंबस 1494 में निकला तो था भारत की खोज के लिए, लेकिन इन्होंने कर दी अमेरिका की खोज। तो अमेरिका की खोज की थी 1494 में कोलंबस, ठीक है। तो स्पेन के ये थे, स्पेन की राजधानी मैड्रिड से ये हुआ करते थे। तो बच्चों कैप ऑफ गुड होप जो है, कैप ऑफ गुड होप जो जिसको क्या कहते हैं आसा अंतरीप, इसकी खोज के ठीक 10 साल बाद पुर्तगाल की राजधानी हुआ करती थी लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन हुआ करती तो लिस्बन से 1497 ईस्वी में एक और नाविक भारत की खोज के लिए निकला, और जिसको कहा जाता है वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ये पुर्तगाली था, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से निकलता है 1497 ईस्वी में। और बच्चों इन्होंने भारत की जो है फिर खोज की, ठीक है। और ये कहाँ से निकलते हैं, ये सबसे पहले कैप ऑफ गुड ऑफ आसा अंतरीप तक पहुंचा। सबसे पहले जो अफ्रीका का जो है अफ्रीका महाद्वीप का क्या होता था दक्षिणतम बिंदु होता है, तो वास्को डी गामा है सबसे पहले कैप ऑफ गुड होप आसा अंतरीप तक पहुंचते हैं। और उसके बाद में अब्दुल मनीद नाम का एक व्यक्ति होता है जो गुजराती पथ प्रदर्शक था। तो गुजराती जो है नाविक था ये अब्दुल मनीद, और इसी की सहायता से वास्को डी गामा जो है भारत पहुंचता था, और 20 मई 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। और यूरोप से लेकर भारत आने की एक और समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, और सबसे पहले भारत में वास्को डी गामा जो है पहुंचने में सफल हुआ। तो भारत में सबसे पहले बच्चों पुर्तगाली जो है ये वास्को डी गामा है, सबसे पहले सफल होते हैं 1498 में, 20 मई 1498 ईस्वी में पहुंचते हैं। तो सबसे पहले जो यूरोपियंस भारत में आए थे वो पुर्तगाली आए थे, ठीक है। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की 1498 में, पहला ये पुर्तगाली था। और 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा बच्चों भारत आया था, और अपनी 90 दिन की यात्रा पूरी करके भारत आया था। अब्दुल मनीद नाम का एक जो है गुजरात का व्यक्ति होता था, उसी की सहायता से वास्को डी गामा है भारत आया था, और भारत में जो है सबसे पहले ये केरल पहुंचा। केरल के जो है कालीकट बंदरगाह के कप्पक डाबू नामक स्थान पर ये पहुंचता है। तो केरल के कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले ये पहुंचता है, और कप्पक डाबू नामक स्थान पर 90 दिन की पूरी यात्रा करके ये आते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें जो है कालीकट का जो केरल में जो कालीकट का जो स्थानीय जो शासक होता था हमारे भारत में वो जमोरिन होता था, ठीक है। तो जमोरिन ने इसका जो है अच्छे से स्वागत किया, और यही जो है कालीकट अब जो है प्रेजेंट में कोझिकोड नाम से जाना जाता है। और वास्को डी गामा है इसके पानी के जो जहाज है उसका नाम था साओ गैब्रियल।
तो साओ गैब्रियल जो है जहाज़ में ये आया था और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे फिर स्थापना होती है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, साओ गैब्रियल इसके जहाज़ का नाम था। सेकंड अगर हम बात करें तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल, ये 1500 ईस्वी में आया था, ये दूसरा पुर्तगाली था बच्चों। तो भारत में आने वाला जो दूसरा पुर्तगाली कौन था? पेड्रो अल्ब्रेज कैब्राल। ये वास्को डी गामा के बाद में दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया था और ये 1500 ईस्वी में आया था। लेकिन जब ये आया तो 13 जहाज़ों का बेड़ा अपने साथ लेकर आया था। और जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा तो कालीकट की अधिकांश जगहों पर बच्चों उस टाइम अरेबियंस जो है रहते थे। तो अरेबियंस का अधिकार था वास्को डी गामा जब भारत में आए थे। तो और पूरे अरब सागर में मुख्य रूप से अरेबियंस का ही व्यापार जो है चलता था और इसलिए अरेबियंस ने वास्को डी गामा के साथ कड़ा रुख अपनाया और भारत में आने का जो है विरोध भी अरेबियंस ने किया। पर जमोरिन जो है उन्होंने भव्य स्वागत किया था वास्को डी गामा का। और 1499 ईस्वी में बच्चों वास्को डी गामा है गोवा बंदरगाह से भारत से ही वापस जो है यूरोप चले जाते हैं। ठीक है, तो 1499 में वास्को डी गामा है वो गोवा बंदरगाह से वापस जो है लौट जाते हैं और अपने साथ जब ये जाते हैं यूरोप तो लेके जाते हैं काली मिर्च और कुछ गरम मसाले लेके गया था ये। और जब ये गरम मसाले यूरोप में लेके गया और वहाँ पे यूरोप में इसने इन गरम मसालों और काली मिर्च को बेचा तो सारा का सारा खर्चा निकालने के बावजूद इसे 60 गुना ज़्यादा मुनाफा हो गया था। ठीक है, इसलिए पुर्तगालियों का ध्यान गया भारत की ओर और इंडिया जो है ट्रेड के व्यू से एक बहुत जो अच्छी जगह होता था, तो वहाँ से हम अच्छा जो है फ़ायदा जो है उठा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बच्चों फिर पुर्तगाली जो है भारत में आने लगे। ठीक है, क्योंकि इनको जो है डबल क्या मतलब 60 गुना इसको कमाई हुई थी जो मसाले मिर्च वगैरह लेके गए थे सारा खर्चा निकालने के बावजूद भी। तो इन्होंने सोचा कि इंडिया जो है वो व्यापार के लिए एक बहुत ही जो है मुनाफे वाली जगह है। तो इस प्रकार से बच्चों 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा फिर दोबारा भारत आता है। 1498 में सबसे पहले आता है, फिर दोबारा आता है 1502 ईस्वी में। और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की? कोचीन में 1503 ईस्वी में। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो है कन्नूर में स्थापित की। तो अगले ही 2 साल में इन्होंने कन्नूर में भी अपनी फैक्ट्री लगाई। और 1505 ईस्वी से लेकर 9 ईस्वी तक बच्चों पुर्तगालियों में जो भारत में पुर्तगालियों के प्रशासन को चलाने के लिए पुर्तगालियों का सबसे पहला जो गवर्नर बनकर जो पहला गवर्नर जो है बनाकर जो भेजा गया था जिसका नाम क्या है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक कुल जो है 4-5 साल तक बच्चों पुर्तगालियों का गवर्नर जो है बनकर आते हैं भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और इस समय पूरे जो है अरेबियन सी पर अरबों का अधिकार हुआ करता था इस टाइम पीरियड में। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का मुख्य उद्देश्य ये था कि किसी तरह से वो सारी की सारी मोनोपोलीज जो अरबों के पास है उनसे छीनकर पुर्तगालियों के पास आ जाए। और फिर बाद में होता भी ऐसा ही है, तो पुर्तगालियों के पास में जो है फिर ये आ जाती है। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है इसी ने अरबों को पराजित किया और पूरे अरब सागर पर फिर अधिकार जो है जिसका हुआ करता था अरेबियंस का। ठीक है, और जिसे अल्मीडा की नीली जो है जल नीति भी कहा जाता है। तो अरबों को हराकर जो है अरेबियंस को पराजित किया इसने, अरब सागर को पर अपना अधिकार किया और इसको कहा जाता है बच्चों अल्मीडा जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की नीली जल क्रांति भी इसको कहा जाता है। पुर्तगाली की सबसे बड़ी जो है स्ट्रेंथ क्या होती थी? उसकी नेवी होती थी। पूरे अरब सागर पर इन्होंने अधिकार किया और पुर्तगाली जो है खुद को क्या कहते थे? एस्तांदो दी इंडिया कहते थे। खुद को जो है ये सागर का स्वामी कहा करते थे। ठीक है, तो भारत में पुर्तगालियों को क्या कहा जाता था? एस्तांदो दी इंडिया। खुद को ये सागर का स्वामी जो है मानते थे पुर्तगाली। फिर 1509 से लेकर 1515 ईस्वी के टाइम पीरियड में अगले 5-6 साल के लिए फिर अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, ये पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर जनरल बनकर भारत में आते हैं। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क है ये पुर्तगाली साम्राज्य को भारत में एक राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का जो है श्रेय भी इनको जाता है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है उनको भारत में एक राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का श्रेय जो है इनको जाता है। और अल्फांसो जो है ये एक आम की जो है वैरायटी है, आम की किस्म होती है और भारत में जो बेस्ट मैंगो जो है वो अल्फांसो वैरायटी का ही जो है आपका मिलता है। तो भारत में जो बेस्ट मैंगो है वो अल्फांसो वैरायटी का ही है। और क्योंकि इसी ने भारत में अल्फांसो जो है मैंगो की खेती आरंभ की थी, तो अल्फांसो मैंगो की खेती आरंभ की थी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क है उसी को ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में अगर हम और बात करें तो बच्चों 1510 ईस्वी में इन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान को इन्होंने हराया और यहाँ से जो है गोवा प्राप्त किया। तो 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो है सुल्तान आदिल शाह है इससे इन्होंने गोवा छीना 1510 में। 1511 में इन्होंने मलक्का पर अधिकार किया और 1514 में इन्होंने फारस की जो खाड़ी है
होर्मुज बंदरगाह उस पर अधिकार किया। फारस की खाड़ी होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार किया 1514 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। और जैसे जैसे पुर्तगाली भारत में अरब सागर में अपनी पावर बढ़ा रहे थे अब, तो वैसे वैसे ही बच्चों भारत के मतलब ज़्यादातर जो सेंट्रल एशिया देशों के कुछ शासक भी ये चाहते थे कि किसी तरीके से पुर्तगालियों है उनको भारत से निकाला जाए। और लेकिन जो है पुर्तगालियों की सेना बहुत ज़्यादा क्या होती थी, तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, क्योंकि इनकी जो सेना है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करती थी। तो अंग्रेज़ डच आए, ये भी चाहते थे कि पुर्तगालियों को कैसे भी करके इनको भारत से निकाला जाए और अरब सागर पर उनका अधिकार हो। तो इस प्रकार से इसने अपने शासनकाल में सती प्रथा को बंद किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने इसने सती प्रथा को बंद भी किया था अपने शासनकाल में। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के समय में ही पुर्तगालियों के साथ भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो दूसरे जो है गवर्नर जनरल बन के आए थे पुर्तगालियों के भारत में, और इन्होंने ही भारत में महिलाओं के साथ भारतीय जो महिलाएं होती थी उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई जो है बनाया जा सके और ईसाई धर्म जो है उनसे कबूल करवाया जा सके। और मुस्लिमों के जो है खिलाफ पुर्तगालियों की नीति पूरी तरीके से दमनकारी रहती थी। ठीक है। और 1515 की बात करें बच्चों, तो 1515 ईस्वी में भारत में ही अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु होती है। और इसके बाद पुर्तगालियों का गवर्नर जो है भारत में बन के आते हैं नीनो डी कोना। नीनो डी कोना फिर पुर्तगालियों के अगले जो है गवर्नर बन के आते हैं। और नीनो डी कोना के पुर्तगाली गवर्नर बनने से पहले एक बार फिर जो है वास्को डी गामा भारत में आते हैं 1524 ईस्वी में, पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आते हैं। तो बच्चों 1524 ईस्वी में एक बार फिर से आते हैं, किसके शासनकाल में, नीनो डी कोना जो है गवर्नर जो पुर्तगालियों के होते थे उसके शासनकाल में जो है तीसरी बार भारत में आते हैं वास्को डी गामा। और 3 बार वास्को डी गामा भारत में आया और 1524 में ही भारत में ही इसकी मृत्यु हो जाती है वास्को डी गामा की। तो भारत में पुर्तगालिया का जो तीसरा जो गवर्नर है वो कौन था, नूनो डी कुन्हा। ठीक है बच्चों, तो नूनो डी कुन्हा ये तीसरे गवर्नर होते हैं पुर्तगालियों का भारत में, और ये टाइम पीरियड रहता है 1529 से लेकर 1538 ईस्वी तक। और इसी के द्वारा जो है पुर्तगालियों की राजधानी जो है कोचिन से गोवा इन्होंने की। तो पहले पुर्तगालियों की राजधानी कोचिन हुआ करती थी, तो नूनो डी कुन्हा ने इन्होंने कोचिन से जो है गोवा राजधानी अपनी स्थानांतरित की। 1534 ईस्वी में जो है नीनो डी कुन्हा इन्होंने जो है भेसिन पर अधिकार किया। 1535 में इन्होंने द्वीप पर अधिकार किया। और क्योंकि उस समय बच्चों इन्होंने ऐसा अधिकार इतनी आसानी से क्यों किया, क्योंकि उस टाइम 1530 ईस्वी में हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह के बीच में संघर्ष का इन्होंने फ़ायदा उठाया पुर्तगालियों ने। और 1534 में भेसिन और 1535 में द्वीप पर इन्होंने अधिकार किया। और फिर अगले जो है 4th गवर्नर बन के आते हैं गार्जिया डी नोरोन्हा। तो 1538 में बच्चों पुर्तगालियों के 4th गवर्नर बनकर आते हैं गार्जिया डी नोरोन्हा। तो 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा दमन पर अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, दमन पर भी अधिकार कर लिया गया था। और पुर्तगालियों द्वारा अरब सागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत में इन्होंने एक जो व्यवस्था जो है चलाई, कार्टज आर्मेडा कालीफा व्यवस्था। तो पुर्तगालियों ने अरब सागर जो होता था उस पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत में एक व्यवस्था शुरू की थी, कार्टज आर्मेडा काफिला जो है जिसको कहा जाता था। कार्टज आर्मेडा जो है एक परमिट हुआ करता था जो अरब सागर में व्यापार करने के लिए पुर्तगालियों द्वारा लिया जाता था। ये परमिट, ठीक है बच्चों, पुर्तगालियों द्वारा दिया जाता था। और मुग़लों को भी अगर कोई व्यापार करना होता था, ठीक है, अरब सागर में या तो उनको भी जो है ये परमिट देना पड़ता था। तो मुग़लों को भी कोई भी जो है अपना अगर व्यापारिक जहाज़ अरब सागर में भेजना होता था तो मुग़लों को भी पुर्तगालियों से ये कार्टज आर्मेडा जो परमिट है वो लेना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो है परमिट उनको लेना पड़ता था। तो सभी को परमिट लेना पड़ता था अरब सागर में व्यापार करने के लिए, जो कि किसने बनाया था, पुर्तगालियों ने, कार्टज आर्मेडा जो है परमिट। मुग़ल बादशाह अकबर जो है कि अगर बात करें तो 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान के दौरान जब ये गए थे अकबर, तो इसी दौरान उन्होंने जो है सबसे पहले समुद्र को देखा था। अकबर ने समुद्र के सबसे पहले दर्शन किए थे। ठीक है, और पुर्तगालियों से सबसे पहले मुलाकात भी जो है इनकी यहीं पे हुई थी। और मुग़ल बादशाह जो है अकबर भी बच्चों पुर्तगालियों से कार्टेज आर्मेडा परमिट लेकर ही जो है इन्होंने जो है यहाँ पे अपने जो जहाज़ ये लेके आया था। काफिला जो व्यवस्था क्या होती थी, इसके तहत व्यापारिक जहाज़ के साथ पुर्तगालियों का एक जहाज़ी बेड़ा जो है सागर में जाया करता था। अपना काफिला भेजने के 2 उद्देश्य होते थे पुर्तगालियों का। पहला जो है जहाज़ को सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि कोई भी जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था है उसके खिलाफ जाकर व्यापार ना करे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काफिला सिस्टम भी बना रखा था इन्होंने। तो 2 उद्देश्य होते थे इनके, एक अपने जहाज़ को सुरक्षा देना और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि कोई भी जो है जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के जाकर
के खिलाफ जाकर व्यापार ना करें। 16वीं शताब्दी के अंत तक पुर्तगालियों ने पूरे अरब सागर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, 16वीं शताब्दी आते आते पूरे अरब सागर पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और दूसरे जो है यूरोपियंस जो भारत में आए थे वो क्या थे, डच थे। और इनके जो है आने से पुर्तगालियों की शक्तियाँ धीरे धीरे कम हुई और डचों के द्वारा पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण जो है जगहों पर अधिकार कर लिया गया था। तो भारत में 1596 ईस्वी में बच्चों डच आए थे और ये नीदरलैंड हॉलैंड वासी होते थे डच। ठीक है, तो 1596 में फिर डच आते हैं और डच आने से फिर पुर्तगालियों की शक्ति धीरे धीरे जो है अरब सागर पर क्या होती है, कम होती है। 1599 ईस्वी में फिर अगले ही 3 साल में अंग्रेज़ भी आ जाते हैं और फिर और कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब डच और अंग्रेज़ है उन्होंने पुर्तगालियों के अधिकार क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों को पराजित कर सूरत पर अधिकार कर लिया। तो इंपॉर्टेंट है, तो सूरत पर अधिकार किया 1612 ईस्वी में। 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है, जो कि ये स्थायी फैक्ट्री थी, सूरत में स्थापित की 1613 ईस्वी में। तो 1613 में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की और डचों के द्वारा ही पुर्तगालियों से मालाबार, मलक्का और श्रीलंका नामक जो है क्षेत्र ये छीने गए। और डचों ने भी मालाबार, मलक्का और श्रीलंका जो वाला एरिया है ये छीना और इस प्रकार पुर्तगालियों की जो है शक्ति जो है वो धीरे धीरे क्या होने लगी, कम होने लगी। 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों की अस्थायी जो फैक्ट्री लगी थी मुसलीपट्टनम में बच्चों, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो 1611 में लगती है अस्थायी फैक्ट्री, लेकिन 1613 ईस्वी में लगती है अंग्रेज़ों की स्थायी फैक्ट्री। कहाँ पे, सूरत में। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा पुर्तगालियों से हुगली जो है, जो आपका पड़ता है बंगाल में, तो शाहजहां ने हुगली जो है छीन लिया पुर्तगालियों से 1632 ईस्वी में। 1639 में मराठों ने भी जो है सालसेट और जो है बेसी नामक 2 जगह पुर्तगालियों से छीनी मराठों ने। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस प्रकार धीरे धीरे इनकी शक्तियाँ कमज़ोर हुई। और जब अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, तो अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच में भी वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। तो 1662 ईस्वी में बम्बई जो है वो प्रिंस चार्ल्स को दहेज में दे दिया गया। तो अंग्रेज़ों के जो प्रिंस चार्ल्स है उसको बम्बई दहेज में दिया गया 1662 ईस्वी में, जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए पुर्तगाली और अंग्रेज़ों के बीच में। पुर्तगालियों के भारत आने के जो है से क्या क्या जो है इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़े हमारे भारत में, तो क्या क्या जो है नए काम हुए। पुर्तगाली जो है जब भारत में आए तो इन्होंने भारत और जापान के बीच में जो है व्यापार करने का श्रेय पुर्तगालियों का ही जाता है। भारत और जापान के बीच में जो व्यापार स्थापित हो पाया, भारत में जहाज़ निर्माण की जो प्रक्रिया है वो पुर्तगालियों के द्वारा ही शुरू की गई थी। तो जो जहाज़ बनाए जाते थे पानी के तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है ये शुरू हुई। और भारत में जो गोथिक स्थापत्य जो कला है, जिसको चर्च का जो कैथोलिक डिज़ाइन होता है, उसकी शुरुआत भी जो है पुर्तगालियों के द्वारा ही होती है। और इम्पोर्टेंट बच्चों, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की जो शुरुआत है वो भी किसने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। 1555 ईस्वी में गोवा में ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस जो है लगाई गई थी। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस गोवा में जो है लगाई गई 1555 ईस्वी में। तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने का श्रेय भी किसको जाता है, पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने 1540 ईस्वी में गोवा के मंदिर को नष्ट करवा दिया इन्होंने, और भारत में ईसाई धर्म का इन्होंने प्रसार शुरू किया। ठीक है, तो ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भी ये आए थे। और पुर्तगालियों ने भारत में जो है इंपॉर्टेंट जो कृषि जो है जो शुरू की, तंबाकू की कृषि, मूंगफली, आलू, अनानास, लाल मिर्च, पपीता, अमरूद और संतरा, इन सभी की जो है इन्होंने जो है कृषि शुरू की भारत में। पुर्तगाली साम्राज्य का फिर भारत में धीरे धीरे पतन भी हुआ। और पतन के अगर हम कारण की बात करें तो कौन कौन से कारण थे पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में पतन होने के। एक तो इनका जो है करप्ट रूल था, इनके जो रूल रेगुलेशन है इनके भ्रष्ट थे, ऐसे ही ठीक है बना रखे थे। तो और दूसरा जो है दोषपूर्ण इनकी व्यापार नीति थी। सीमित जो है संसाधन थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे इनके पास। धार्मिक जो है इनकी नीति भी एक बहुत ही थी, ईसाई धर्म का जो है प्रचार करने के लिए आए थे, ज़बरदस्ती जो है ईसाई धर्म जो है का प्रचार किया। तो ये जो है नीति भी इनके लिए जो है कल साबित हुई। मुगलों का फिर इस टाइम में धीरे धीरे उत्कर्ष हुआ, अंग्रेज़ डच भी आ गए थे, उनका उत्कर्ष हुआ। और इस कारण ये कुछ कारण थे जो पुर्तगालियों का जो है दमन के जो है कारण माने जाते हैं। पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले लेकिन गए सबसे बाद में। तो इंपॉर्टेंट बच्चों, जो यूरोपियंस हैं उनमें से पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में भारत आए थे और सबसे अंत में जाते हैं 1961 की बात है बच्चों। तो 1961 तक जो है पुर्तगाली गोवा और दमन द्वीप में भारत में रहे, बट बाद में सैन्य कार्यवाही हुई और सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत से इनको जो है बाहर निकाला गया। और गोवा और दमन द्वीप जो है इनको यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश बाद में फिर इनको बना दिया गया था 1961 ईस्वी में। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1947 में भारत की आज़ादी होती है। भारत की आज़ादी के बाद तक भी जो है 1961 तक पुर्तगाली हमारे भारत में जो है गोवा और दमन द्वीप में ये रहते हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में जाते हैं यूरोपियंस। और फिर जब 56वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है 1987 में। तो 1987 के द्वारा गोवा को भारत का जो है
25वां राज्य बनाया गया था। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 25वां राज्य बना गोवा। सबसे छोटा राज्य है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा, और आर्टिकल 371 के तहत इसको जो गोवा है उसको विशेष जो राज्य का दर्जा भी दिया गया है। तो ये 56वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1987 में, 25वां राज्य बना गोवा। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पुर्तगालियों के अधीन हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका आता है जो यूरोपियंस आते हैं हमारे भारत में। पुर्तगालियों के बाद में डचेज आते हैं। डचेज 1596 में भारत में आते हैं बच्चों, और पहला जो डच भारत में आया था वो कार्नेलियस हाउटमैन हुआ करता था। कार्नेलियस हाउटमैन ये पहला जो डच है भारत में आया था। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वेरेनिक दे ओस्ट इंदे नाम से हुआ था। तो वेरेनिक दे ओस्ट इंदे नाम से जो है पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है भारत में? 1602 ईस्वी में होती है। ठीक है बच्चों, और 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में स्थापित की। तो इम्पोर्टेंट है, तो पहली फैक्ट्री इन्होंने 1605 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में स्थापित की आंध्र प्रदेश में, और अगले ही 10 साल में 1610 में डचों ने दूसरी फैक्ट्री भारत में पुलिकट जो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, तो पुलिकट में स्थापित की। डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री जो है 1627 ईस्वी में पिपली में स्थापित की, बंगाल में स्थापित की है। ठीक है, बंगाल में पिपली में भी अपनी एक फैक्ट्री लगाई, और डचों के द्वारा भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए गए जिनको पैगोडा सिक्का भी कहा जाता है। भारत में डचों के जो है 2 उद्योग होते थे, जिसको सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग होते थे। कुछ प्रमुख जो उद्योग थे डचों के, और अंग्रेज़ ये जानते थे कि सूती वस्त्र उद्योग और नील उद्योग है दोनों ही इम्पोर्टेंट है। तो अंग्रेज़ चाहते थे कि वो डचेज़ को पराजित कर वापस उनको नीदरलैंड हॉलैंड उनके जो है मुल्क भेज दें। इसलिए 1759 ईस्वी में फिर लड़ाई होती है बेदरा का युद्ध। 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा जाता है और अंग्रेज़ों और डचों के बीच में होता है, और इस युद्ध में रॉबर्ट जो क्लाइव होते हैं अंग्रेज़ों से, तो रॉबर्ट क्लाइव ने डचों को हरा दिया और उनके व्यापार पर अधिकार कर लिया, और डचेज है वापस फिर नीदरलैंड लौट जाते हैं। नीदरलैंड हॉलैंड के ये वासी होते हैं, तो डचेज ये चले जाते हैं, और लगभग 1795 ईस्वी जो है में डच पूर्ण रूप से जो है बाहर से ये चले जाते हैं। तो 1795 ईस्वी में पूरी तरीके से डच हैं बाहर से जो है चले जाते हैं। 1653 ईस्वी में डचों की दूसरी फैक्ट्री चिनसुरा नामक स्थान पर लगती है। तो चिनसुरा नामक स्थान पर 1653 में डचों की फैक्ट्री लगती है। 1659 में तीसरी फैक्ट्री कासिम बाजार में स्थापित होती है। 1658 ईस्वी में डचों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो पटना में भी इन्होंने एक अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1658 में। और सूरत में अंग्रेज़ों और डचों में से अगर हम बात करें तो किसने स्थापित की थी फैक्ट्री? तो अंग्रेज़ों ने सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की। ठीक है, सूरत में डचों ने भी बच्चों सूरत में अपनी फैक्ट्री 1616 में स्थापित की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने पुर्तगाली और डचेस के बारे में पढ़ लिया है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अंग्रेज़ों के बारे में, जो यूरोपियंस अंग्रेज़ हमारे भारत में आए थे। तो अंग्रेज़ आपके डैनिश और फ्रांसीसी से आपके बसते हैं, ये अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।